Now am I audible? जो बच्चे हैं उसे हेलो जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है अब क्लियर? आलिया मैम, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो हेलो आलिया मैम, क्या आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ओके ओके। सो लीगल ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और कन्वेइंग में अगर आप समझेंगे कि ड्राफ्टिंग क्या होता है मेनली, ड्राफ्टिंग एक तरीके का राइटिंग है जिसमें आप अपने विचारों को लिखते हैं। ये एक आर्ट है, समझ रहे हैं बात को? और ये आर्ट जो है, आप एक प्रिसाइज वे में अपनी बातों को जब कोर्ट में या कोर्ट के बाहर इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी भी ड्राफ्टिंग के लिए आपको जो है बहुत स्किल और उसके लिए एफिशिएंसीज चाहिए। स्किल मीन्स आपको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, उसका प्रोसीजर पता होना चाहिए। जुडिशियल प्रिंसिपल, जुडिशियल प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल वो चीज़, जुडिशियल प्रिंसिपल वो चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों के लिए कोई पार्टिकुलर लॉ बनाया जाता है। इसके साथ साथ आपको, अगर इंग्लिश में आप कोई ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश चाहिए, और अगर आप हिंदी में ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो आपको हिंदी चाहिए। बाय द वे, फ्रॉम विच स्टेट यू आर, आप कहाँ से हैं? हेलो जी। तो ये हम जो है कोर्स को सिर्फ वन साइडेड नहीं रखना चाहते। आप बीच में जो भी है जवाब देते रहेंगे, और जो भी आपको डाउट रहेगा वो बीच में आप पूछ सकेंगी, ठीक है? तो इसके साथ साथ अगर आप जैसे मुंबई में हैं तो आपको मुंबई का जो लोकल लैंग्वेज है उसकी भी जानकारी होनी ज़रूरी है। ऐसा इसलिए कि अगर मान लीजिए आप कोई अग्रीमेंट बना रहे हैं, कोई सेल डीड बना रहे हैं, तो उस पार्टिकुलर एरिया में किस मेजरमेंट को क्या कहते हैं, वो कोर वर्ड जो है वो उस तरीके से ही उसमें अग्रीमेंट में लिखा जाता है। कई जगह खसरा नंबर होता है, कई जगह स्क्वायर मीटर में नापा जाता है, कई जगह जो है कट्ठा होता है, कई जगह एकड़ होता है, राइट? तो आपको जो है लोकेलिटी के बारे में भी पता होना जरूरी है। तो ड्राफ्टिंग करने के लिए आप जब तक लॉ को नहीं समझेंगे, लॉ को नहीं जान पाएंगे, आप ड्राफ्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि जनरल नॉलेज के साथ साथ आपको लीगल नॉलेज के साथ साथ आपकी इंग्लिश और जो लोकल लोकल जो नॉलेज है आपके एरिया के बारे में, जोग्राफिकल लोकेशन के भी बारे में पता होना चाहिए। तभी आप एक स्किलफुल और अफेक्टिव ड्राफ्ट कर पाएंगे अपने क्लाइंट के लिए। तो ये एक बेसिकली प्रैक्टिकल पेपर है जो कि थ्योरेटिकली समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसलिए आप जब तक इसको आप जब तक इसको खुद से प्रैक्टिस नहीं कर सकते तब तक ये डिफ़िकल्ट है कि किस तरीके से आपको प्लेन तैयार करना है। आप जब तक
प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपने जो किया है, आपने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है वो कितना सही है। सो हर एक एडवोकेट को या किसी भी लॉयर को ड्राफ्टिंग तो करना ही पड़ता है। ड्राफ्टिंग में भी दो चीज़ें आती हैं, एक होता है प्लीडिंग, एक होता है कन्वेनिंग। सो जब आप प्लीडिंग की बात करें तो प्लीडिंग मेनली वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि कोर्ट के अंदर पेश किए जाते हैं। कोई सूट पिटीशन हो गया, रिप्लाई हो गया, या फिर किसी ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन हो गया, कोई अमेंडमेंट हो गया, ऑर्डर 6 रूल 17 में आप कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी एप्लीकेशन जब आप कोर्ट के अंदर देते हैं तो उसको प्लीडिंग कहते हैं। जब आप प्रैक्टिस के लिए जाएंगे तो एडवोकेट आपसे ये पूछेगा क्या आपको प्लीडिंग आता है। सो ये प्लीडिंग मीन्स कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, चाहे सूट पिटीशन हो गया, रिप्लाई हो गया, कोई भी एप्लीकेशन हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के अंदर इस्तेमाल होता है उसको प्लीडिंग कहते हैं। डिटेल में हम आगे इसको एक बार समझेंगे। कन्वेनिंग मीन्स ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर मीन्स क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी सामान जो है जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होता है तो वो कन्वेंसिंग में आता है। कन्वेंसिंग मीन्स क्या होता है कि आपका जैसे सेल डीड हो गया, ट्रस्ट डीड हो गया, विल हो गया, तो किसी भी तरीके का हेलो सो आगे आगे चलते हैं। हेलो जी मैम, गुड इवनिंग। तो अभी हमने शुरू कर दिया है और इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि ये ड्राफ्टिंग की शुरुआत हमने कैसे करी है और इसके साथ साथ ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है जी। तो मेनली हमने यही बताया है कि जो ड्राफ्टिंग के लिए, यस मैम, सो ड्राफ्टिंग जो है, एक ड्राफ्टिंग क्या होता है कि उसमें जो अपने खुद के आइडियाज उनको लिखने को हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, ड्राफ्टिंग के लिए लॉ की ज़रूरत है, लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, उसका प्रोसीजर पता होना चाहिए, जो जुडिशियल प्रिंसिपल है उसके बारे में पता होना चाहिए। जुडिशियल प्रिंसिपल क्या होता है, जुडिशियल प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेस पर कोई भी लॉ बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें इंग्लिश लैंग्वेज की भी ज़रूरी है क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, प्लीडिंग और कन्वेइंग। प्लीडिंग क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम कोर्ट के अंदर पेश करते हैं वो प्लीडिंग में आ जाता है। और जब भी हम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वो कन्वेंसिंग में आ जाता है। ठीक है, तो इतना हमने कवर किया था। अब हम प्लीडिंग से शुरुआत करते हैं। सो प्लीडिंग अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें इसका, तो टू स्टेट एंड आर्ग्यू ए केस, अपने केस को आर्ग्यू करने को ही प्लीड कहते हैं। ठीक है, देयरफॉर प्लीडिंग कंप्राइजेस ऑफ रिस्पेक्टिव कंटेंशन ऑफ द पार्टीज इन द डिस्प्यूट विच आर रिड्यूस इन राइटिंग। कोई क्या रीजन है किसी भी चीज का, कोई अपने अपने विचारों को, वो लोग जब पार्टीज जो है किसी भी डिस्प्यूट में अपने अपने विचारों को कोर्ट में रखती है, जो कि जब रिटर्न में हो तो वो प्लीडिंग है।
Pleading under civil as well as criminal law mean that to determine what the parties were currently fighting about. प्लीडिंग का मेन पर्पस क्या है कि जो पार्टीज हैं वो एक्चुअली किस चीजों के लिए फाइट कर रही हैं, मेनली टू नो द इश्यूज, मेन इश्यूज बिटवीन द पार्टीज। ये जरूरी है, जब तक इशू नहीं पता होगा तब तक हम केस को एडजुडिकेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीडिंग में जब मान लीजिए सूट पिटिशन हुआ, रिप्लाई हुआ, तो इसके बाद जो है हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिस पर डिस्प्यूट है, और सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स पर आगे डील की जाएगी और बाकी जो है उनको छोड़ दिया जाएगा। सो प्लीडिंग इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ ए लॉसूट इन विच पार्टीज फॉर्मली सबमिट्स देयर क्लेम्स एंड डिफेंसेस। प्लीडिंग वो बिगिनिंग स्टेज है किसी भी सूट का, किसी भी केस का, जिसमें पार्टीज अपने राइट्स को क्लेम करती है और जो डिफेंडेंट है वो उसको एक्सेप्ट या डिनाई करते हैं। इन सिविल प्रोसीडिंग्स द प्लेंटिफ सबमिट्स अ प्लेंट स्टेटिंग द कॉज ऑफ एक्शन। अब कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? आप में से कोई बताएगा कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? कॉज ऑफ एक्शन वो, जी जी एब्सोल्युटली राइट। सो कॉज ऑफ एक्शन वो टाइम पीरियड होता है जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। मान लीजिए कि आपने किसी को पैसा दिया, वो कहता है कि भाई आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, और वो एक टाइम पर मना कर देता है, तो जिस टाइम पर वो मना करता है वो टाइम हो जाता है आपका कॉज ऑफ एक्शन का। ठीक है। सो ये जब जब कॉज ऑफ एक्शन होने के बाद जब कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गया, तो उसके बाद कंप्लेनेंट जो होता है वो एक सिविल लॉ में कंप्लेनेंट को प्लेंटिफ कहते हैं और क्रिमिनल में उसको कंप्लेंट कहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। और जब कंप्लेंट होता है तो कंप्लेंट होने के टाइम प्लेंटिफ जो है अपना प्लेंट देता है और डिफेंडेंट उसका आंसर देता है। ये सिविल प्रोसीजर में है। सो प्लीडिंग मीन्स इट इज नथिंग बट द फॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम्स एंड डिफेंसेस। ये बस एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन है अपने राइट्स को क्लेम करने का और उसको डिफेंड करने का। ठीक है। इट इंक्लूड्स एवरी लीगल डॉक्यूमेंट फाइल्ड इन ए लॉसूट, पिटीशन, मोशन और हियरिंग इंक्लूडिंग कंप्लेंट, पिटीशन, आंसर, रिप्लाई, रिजोंडर, मोशन एक्सेट्रा। मीन्स कोर्ट के अंदर जो कुछ भी डॉक्यूमेंट हो, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट हो, वो प्लीडिंग है। ठीक है। Hence the term pleading would be applicable to the court proceeding including filing of the complaint etc. Replies thereto and other incidental document relating to the dispute filed either of the parties. So mainly वही है, किसी भी तरीके की आप फाइलिंग कर रहे हैं तो वो कोर्ट के अंदर, जब भी आप किसी भी तरीके का फाइलिंग कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा? प्लीडिंग में आ जाएगा। और जो कुछ भी आप कोर्ट के बाहर में जो भी डॉक्यूमेंट बनते हैं वो कन्वेंसिंग में आ जाएगा। All these documents constitute pleading. It is only after the completion of the pleading that a matter is argued and subsequently the dispute adjudicated by the court. जब आपका प्लीडिंग का पार्ट खत्म होता है उसके बाद आर्गुमेंट शुरू होता है और उसके बाद ही डिस्प्यूट एडजुडिकेट होता है। ध्यान रहे, अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो तो ये ज़रूरी है ये जानना कि प्लीडिंग ख़त्म होने के बाद ही आपका आर्गुमेंट शुरू होता है। जैसे ही आपका प्लीडिंग का पार्ट ख़त्म होगा वैसे ही आर्गुमेंट शुरू हो जाएगा।
अब थोड़ा सा कन्वेंसिंग देख लेते हैं, उसके बाद कन्वेंसिंग प्रैक्टिस करेंगे। सो कन्वेंसिंग डिक्शनरी मीनिंग ऑफ कन्वेंस इज एन एक्ट बाय विच प्रॉपर्टी इज कन्वेड और voluntary transfer from one person to another by means of a written statement and other formalities. कन्वेंस मीन्स जैसे बिगनिंग में बताया गया कि ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और ये जब रिटर्न स्टेटमेंट में होता है तो वो लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है आपका। कन्वेंसिंग ऑल्सो मीन्स इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। अब इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? आपका जैसे चेक है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वैसे ही ट्रस्ट डीड है वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। सो देयरफॉर द टर्म कन्वेंसिंग डज नॉट अप्लाई टू द कोर्ट प्रोसीडिंग, rather it is applicable to the instrument which have been documented not for the purpose of court proceeding, rather for the purpose of creating evidence of a particular transaction which may be used before the court in case of any dispute. जो भी कन्वेंसिंग का डॉक्यूमेंट होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, वो कोर्ट प्रोसीडिंग में इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। वो एक एविडेंस के थ्रू, एविडेंस के जैसा होता है कि पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। वो कोर्ट प्रोसीडिंग में कभी इस्तेमाल नहीं होता है, वो एक पार्ट ऑफ एविडेंस हो जाता है, ठीक है। सो ब्रॉडली स्पीकिंग द प्लीडिंग एंड कन्वेनिंग मे बी डिस्टिंग्विश्ड बाय सिंपली स्टेटिंग दैट while the pleading are applicable to the court proceeding and convincing is applicable to the documentation done outside the court and not meant for the court proceeding particularly, though they may be used in the court proceeding in order to substantiate a particular contention, claim or summation. सिंपली वही चीज़ है कि प्लीडिंग का जो भी डॉक्यूमेंट रहता है वो कोर्ट प्रोसीडिंग में इस्तेमाल होगा, और कन्वेंसिंग में आपका वो कोर्ट में नहीं इस्तेमाल होगा, वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन दिखाने के लिए होगा। लेकिन कोई क्लेम होगा, कोई कंटेंशन होगा या किसी तरीके का आपको एविडेंस शो करना है तो उसके लिए कन्वेंसिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो रहा ब्रीफ इसका प्लीडिंग और कन्वेंसिंग का। और प्लीडिंग का आप थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। सी the method of arriving at an issue by alternate allegation has been practiced in the civilized countries from the earliest times. The art of pleading apparently is as ancient as any portion of our procedural law. In ancient India, it certainly exists, but not in the present form. जो प्लीडिंग है, प्लीडिंग का मेन पर्पस क्या है? किसी भी डिस्प्यूट का इशू जानना कि उन लोगों के बीच में मेन इशू क्या है, किस वजह से वो फाइट कर रहे हैं। सो ये पुराने समय से ही ऐसा किया जा रहा है, पता लगाने का कोशिश किया जा रहा है कि पहले राजा महाराजा किया करते थे, अब वो कोर्ट के थ्रू हो गया है। एट फर्स्ट द प्लीडिंग वर ओरल, the parties actually appeared in person in open court and oral altercation took place in the presence of judges. पहले जो प्लीडिंग हुआ करते थे वो ओरल हुआ करते थे। ये सिर्फ नॉलेज पर्पज से है, ये कहीं इस्तेमाल नहीं होने वाला है, ना ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन आप थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है थोड़ा सा। सो प्लीडिंग पहले जो है ओरल हुआ करते थे, पार्टीज पर इन पर्सन वो ओपन कोर्ट में आते थे और जजेस के सामने पेश होते थे। These oral pleading were conducted either by the party itself or by a person who was an eloquent orator and well versed in Dharmashastra and Quran, whom people generally called Pandit and Maulvi in ancient and medieval India respectively. सो या तो पार्टी खुद खड़े होते थे या फिर कोई ऐसे एलिक्वेंट ओरेटर होते थे। एलिक्वेंट ओरेटर मीन्स जो कि अच्छे वक्ता होते थे, जिनको जानकारी हुआ करती थी धर्म का, धर्मशास्त्र का और कुरान का,
respectively to with respect to Pandit and Maulvi according to their religion. So वही लोग जो जो पंडित और आपके मौलवी जो हुआ करते थे, वही लोग पहले पार्टीज को रिप्रेजेंट किया करते थे, या तो पार्टीज खुद भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती थी. इन इंग्लिश कंट्रीज सच पर्सन वर कोल्ड नरेटर एंड एडवोकेट्स बिफोर द एडॉप्शन ऑफ दिस प्रेजेंट लॉयर्स इंस्टीट्यूशन. जब ये वकील नहीं हुआ करते थे तो इंग्लिश कंट्रीज में उनको नरेटर कहा जाता था. द पंडित मौलवी नरेटर हेल्प किंग्स एंड जजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन दोज डेज. पंडित मौलवी और जो ये नरेटर हुआ करते थे, ये राजा और जजेस को जो है हेल्प किया करते थे जस्टिस को दिलाने में. कोई डाउट? हेलो, सुन रहे हैं ना आप लोग? ओके. So, the duty of the king and the judge was to superintend, means to moderate the oral contention conducted before him. His aim was to arrive at some specific point or matter affirmed on the one side and denied on the other, and accordingly the parties were said to be at issue and pleading were over. So mainly यहाँ पर हम बात करते हैं कि इशू क्या होता है. थोड़ा सा आप लोग बताएंगे इशू क्या होता है? इशू वो टाइम होता है जब एक पार्टी किसी चीज का क्लेम करती है और दूसरी पार्टी जब उसका डिनाई करती है, तब उसको इशू बनाया जाता है. अगर एक पार्टी ने कोई क्लेम किया और दूसरा पार्टी मान गया तो वो इशू नहीं है, ठीक है. और इशू पर ही आगे के आर्गुमेंट और प्रोसीडिंग किए जाते हैं. सो मेन पर्पस ही प्लीडिंग का इशू फाइंड करना है. एक तो ये चीज है. सो किंग का और जजेस का जो रोल हुआ करता था वो मेनली इश्यूज को ही फाइंड करने में होता था, सो डेट वो आगे के प्रोसीडिंग जो है वो चला सके. द पार्टीज देन वर रेडी टू गो बिफोर द ज्यूरी इफ इट वर एट इशू. कुछ अगर इशू हुआ करता था तो वो ज्यूरी के पास जाते थे. इन दोज डेज द जजेस वर वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे नेवर अलाउड मोर देन वन इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कोज ऑफ एक्शन. एक कोज ऑफ एक्शन में वो एक से ज़्यादा इशू नहीं रखते थे या फिर नहीं रखने दिया जाता था, क्योंकि वो बहुत उस टाइम स्ट्रिक्ट हुआ करते थे. व्हेन अ डिफेंडेंट हैज मोर देन वन डिफेंस टू द प्लेंटिफ क्लेम हैज टू इलेक्ट वन आउट ऑफ द डिफेंसेस. अगर किसी डिफेंडेंट के पास एक से ज़्यादा डिफेंस है तो वो जो उसके पास बेस्ट डिफेंस रहेगा प्लेंट के अगेंस्ट, तो वो अपना बेस्ट वन डिफेंस इस्तेमाल कर सकता है. मीन्स ये जब राजा महाराजा का टाइम था तो वो इन चीज़ों को इस्तेमाल किया करते थे जब अर्ली ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए. सिंस द राइन ऑफ क्वीन विक्टोरिया द पार्टीज वर अलाउड टू रेज मोर देन वन इशू ईदर ऑफ लॉ और फैक्ट. जब क्वीन विक्टोरिया का टाइम आया तो उन्होंने एक से ज़्यादा इशू अलाउ कर दिया. ड्यूरिंग Viva voice altercation, an officer of the court was busy writing on a parchment roll an official report of the allegation of the parties along with the act of the court, which together was called record. जब ये अल्टरकेशन हुआ करता था कोर्ट के अंदर, जब ओरल एक दूसरे से डिस्प्यूट के बारे में बातचीत चला करता था, अपना कोई
प्लेंट दे रहा है, कोई डिफेंस रख रहा है ओरली, उन टाइम जब ओरल हुआ करता था, तो वहाँ के जो एक ऑफिसर हुआ करते थे जो कि पर्चमेंट रोल क्या होता है, वो जो खाल हुआ करती थी पहले, खाल के ऊपर लिखा करते थे और उसको रोल करके रिकॉर्ड रूम में रखते थे। पेपर नहीं हुआ करता था उस टाइम, तो वो खाल के ऊपर ही लिखा करते थे। और उसको जब उस पर लिख के उन्होंने रिकॉर्ड रूम में रख दिया तो उसको वो रिकॉर्ड कहा गया। As the suit proceeded, similar entries were made from time to time and the completion of the proceeding. The roll was preserved and perpetual judicial record. So, वो जो रोल हुआ करता था उसको एक रिकॉर्ड के जरिए रख देते थे। When each pleader in turn started borrowing parchment roll and entered his statement thereon himself, the oral pleading fell into disuse on the obvious reason. अब oral pleading धीरे धीरे उसका यूज होना बंद हो गया। Later with the development of the print machinery, paper etc., the method of drawing up the pleading on the plain paper and their interchange between the parties. जैसे जैसे पेपर और प्रिंट मशीनरी का इन्वेंशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू हुआ। द जुडिकेचर एक्ट 1873 in England brought in many reforms in the realm of pleading. The modern Indian law of pleading, like any other law, is based on English system. प्लीडिंग जो इंडिया का है वो आज भी इंग्लिश सिस्टम पर बेस्ड है। हम उनके ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। सिविल प्लीडिंग इज गवर्न बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर विच लॉयर्स हैज टू मास्टर ओवर फॉर द थोरो नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रिक्वायर्ड इन सिविल लिटिगेशन। सिविल लिटिगेशन करने के लिए आपको सिविल प्रोसीजर कोड की जानकारी होनी चाहिए और उसके प्रोसीजर का पता होना चाहिए। प्लीडिंग के बारे में हमने बताया। अब मेनली क्या है, प्लीडिंग आर द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन राइटिंग ड्रोन अप एंड फाइल्ड इन द कोर्ट बाय ईच पार्टी टू द केस स्टेटिंग देयरिन what his contention shall be at the trial and giving all such details as his opponent will need to know in order to prepare his case in answer. So प्लीडिंग का मेन मकसद क्या है कि जो क्लेंट है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाए ताकि जो डिफेंडेंट है वो अपना आंसर तैयार कर सके कि क्या क्या चीज़ जो है, किस चीज़ पर डिस्प्यूट है और किन तरीके से किन किन सवालों के उनको जवाब देना है, किस चीज़ पे वो अग्री हैं, किस चीज़ पर डिसअग्री हैं। इन इंडिया देयर आर ओनली 2 प्लीडिंग इन ए सूट एज डिफाइंड अंडर ऑर्डर 6 रूल 1 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इट सेज दैट प्लीडिंग मीन्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। प्लीडिंग को ऑर्डर 6 रूल 1 में डिफाइन किया गया है और सिर्फ इतना ही बताया गया है कि प्लीडिंग मीन्स प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। सिर्फ इन 2 ही वर्ड के साथ प्लीडिंग के डेफिनेशन को खत्म कर दिया गया है। सो द प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट आर डिफाइंड एज, सो प्लेंट क्या है, अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स, जो भी क्लेम किया जा रहा है, called the plaint in which the plaintiff sets out his cause of action with all necessary particulars. जो भी cause of action है उसके साथ साथ उसके क्या ग्रीवांसीज हैं इसको प्लेंट में रिटन में देने को ही प्लेंट कहा गया है। रिटन स्टेटमेंट क्या है, द स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, जो भी डिफेंस में करते हैं उसको रिटन स्टेटमेंट है। विच द डिफेंडेंट डील्स विद एवरी मटेरियल फैक्ट अलीज्ड बाय द प्लेंटिफ इन द प्लेंट एंड ऑल्सो सेट्स एनी न्यू फैक्ट विच टेल्स हिज फेवर एडिंग सच ऑब्जेक्शन एज ही विशेज टू टेक टू द क्लेम।
रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट किसी चीज़ पे एग्री हो भी सकता है, किसी चीज़ पे नहीं भी हो सकता है। जिन चीज़ पे एग्री होगा वो उसको मान लिया जाएगा, जिन चीज़ पे वो एग्री नहीं होगा उसको इशू बना लिया जाएगा और उस पर ट्रायल चलेगा। सो प्लीडिंग का जो है मेन फंक्शन और ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग इज टू असिस्ट द कोर्ट एंड द पार्टीज टू द डिस्प्यूट इन इट्स एडजुडिकेशन। प्लीडिंग का मेन ऑब्जेक्ट कोर्ट को असिस्ट करना है और पार्टीज जो डिस्प्यूट में है उनको उनके डिस्प्यूट को रिजोल्व करना है। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग इज टू गिव अ फेयर नोटिस टू ईच पार्टी of what the opponent's case is to ascertain with precision the points on which the parties agree and those on which they differ and thus to bring the parties to the definite issue. प्लीडिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? दोनों पार्टीज को फेयर नोटिस देना है कि ओपोनेंट जो है किस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं और जिन चीज के लिए फाइट कर रहे हैं उनका डेफिनेट इशू क्या है। तो इनिशियली जिस तरीके से बताया गया कि जो इसका मेन पर्पस है इशू जानना, वही इसका ऑब्जेक्ट है। द पर्पस ऑफ प्लीडिंग इज ऑल्सो इरेडिकेटिंग द इरेलीवेंसी। द पार्टीज दस देमसेल्व्स नो व्हाट आर द मैटर्स लेफ्ट इन डिस्प्यूट एंड व्हाट फैक्ट्स दे हैव टू प्रूव एट द ट्रायल। सो जो प्लीडिंग का मेन पर्पस है इरेलीवेंट चीज़ों को हटाना। अब मान लीजिए कि डिफेंडेंट कोई ऐसी चीज़ पे डिफेंस एविडेंस ढूंढने लगा जिस पे उसकी ज़रूरत ही नहीं, तो वो तो वेस्ट चला जाएगा। तो वो वेस्ट ना जाए इसलिए इसको जो है प्लेंट बताया गया है कि किन किन चीज़ों पर डिफेंडेंट को तैयार होना है, किन किन चीज़ों पर डिफेंडेंट को जो है एविडेंस रखना है। पार्टीज प्लीडिंग से पता चलेगा कि पार्टीज जो है किन चीज़ों पर डिस्प्यूट है पार्टीज में और किन चीज़ों को प्रूव करना है। दे आर सेव्ड फ्रॉम द एक्सपेंसेस एंड ट्रबल ऑफ कॉलिंग एविडेंस विच में प्रूव अननेसेसरी इन व्यू ऑफ द एडमिशन ऑफ द अपोजिट पार्टी। तो इसमें जो है जिन चीज़ों को लेके इसमें पार्टीज जो है अपना एक्सपेंस बचा रही हैं और बेवजह का जो एविडेंस ढूंढते जिन चीज़ों पे उनकी ज़रूरत भी नहीं थी तो उससे भी बचा लिया गया है। ठीक है, तो इससे प्लीडिंग से ये फायदा हुआ है। ट्रूली स्पीकिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्लीडिंग इज टू नैरो डाउन द कंट्रोवर्सी ऑफ द पार्टीज टू डिफाइन issues. The sole object of pleading is that each side may be fully active to the question that are about to be argued in order that they may have an opportunity of bringing forward such evidence as may be appropriate to the issue. इसमें ऑब्जेक्ट क्या है कि पार्टीज जो हैं अपना अपना एविडेंस तैयार कर सकें सिर्फ उन्हीं इश्यूज पर जिन पर ज़रूरत है। तो जब प्लीडिंग से हमें ये पता चल गया कि क्या इश्यूज हैं तो उसके लिए एविडेंस तैयार करना रह गया। ठीक है, हमें जो है और दूसरे चीज़ों के लिए एविडेंस की ज़रूरत और दूसरे चीज़ों के लिए एविडेंस जुटाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो द प्लीडिंग शुड ऑलवेज बी ड्रोन अप एंड कंडक्टेड इन सच ए मैनर सो एज टू इवॉल्व some clear and definite issues, some definite proportions of law or fact asserted by one party and denied by other party. Mainly issues वही होते हैं जो एक पार्टी क्लेम करती है और दूसरी पार्टी डिनाई करती है, तो उसको इशू कहते हैं। बट both the party must agree on the points sought to be adjudicated upon in action. When this has been fairly and properly asserted, then the following advantages flow from प्लीडिंग। सी, जब इश्यूज पता चल जाता है तो ये उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टीज टू नो एग्जैक्टली व्हाट आर द मैटर्स लेफ्ट इन डिस्प्यूट।
जब इशू पता चल जाता है तो दोनों पार्टीज को ये मालूम है कि हमारे बीच में कहाँ डिस्प्यूट है. दे में डिस्कवर डेट दे आर फाइटिंग अबाउट नथिंग एट ऑल. When a plaintiff is an action of libel, finds that the defendant does not assert that the words are true, he is often willing to accept an apology and cost, and so put to an end to the action. अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट है और क्लेंट नहीं है, तो जो डिफेंडेंट है, अगर अगर वो माफ़ी मांगना चाहे भी, किसी चीज़ का वो एपोलॉजी करना चाहे या कोस्ट भी देना चाहे, वो चाहता है कि वह डिस्प्यूट रिजोल्व हो. लेकिन जब इशू ही नहीं पता रहेगा तो फिर ये सारी चीज़ें तो बेकार हैं. सो मेनली इसका मेन पर्पस यही है कि इशू पता चले और किन इश्यूज पे कॉन्फ्लिक्ट है उस पे आगे ट्रायल चलाया जाए. अगर मान लीजिए कोई ऐसा इशू है, प्लेंटिफ मानता है कि भाई हमारे बीच में ये इशू है और डिफेंडेंट चाहता है कि भाई हम तो उसके लिए कोस्ट देने को तैयार हैं, तो वो इशू तो रहेगा नहीं, तो वहां पर वो मैटर वहीं पर एंड हो जाएगा. सो आगे, इट इज ऑल्सो अ बून टू द पार्टीज टू नो प्रिसाइजली व्हाट फैक्ट्स दे मस्ट प्रूव एट द ट्रायल. Otherwise, they may go through great trouble and expense in procuring evidence of facts which their opponent does not dispute. अब ये पार्टीज के लिए बेनिफिट है कि इससे पता चलेगा कि कौन से एविडेंस उनको प्रूव करना है और किस पर उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. ऑन द अदर हैंड, if they assume that their opponent will not raise such and such a point, they may be taken suddenly by surprise at a trial. अगर मान लीजिए कि वो किन्हीं ऐसे चीज़ों पे एविडेंस ढूंढने लगे जिनकी ज़रूरत ही नहीं, तो वो वेस्ट ऑफ एक्सपेंस और टाइम हो गया. तो इसलिए भी इश्यूज को फाइंड करना जरूरी है. मोर ओवर, इट इज़ नेसेसरी टू ascertain द नेचर ऑफ द कंट्रोवर्सी in order to determine most appropriate mode of trial. It may turn out to be pure point of law which should be decided by the judge. इसके लिए जब इश्यूज पता चल जाता है तो ये डिटरमाइन करना जरूरी हो जाता है कि भाई जो भी ट्रायल है वो किस मोड से जाना चाहिए. यानी कि पहले मीडिएशन इसका ज़रूरी है या सीधे इसमें कोर्ट में जाना चाहिए या एक बार मीडिएशन के लिए भेजा जाना चाहिए. तो ये जज के लिए जज करना सही रह जाता है ताकि पार्टीज के बीच में जो एडुकेशन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अच्छे से एजुडिकेट हो सके. It is desirable to place on record the precise question raised in the action so that parties or their successor may not fight the same battle over and again. जब ये रिकॉर्ड में आ जाता है, क्वेश्चन और इशू जब रिकॉर्ड में आ जाता है तो इससे बेनिफिट क्या है कि पार्टीज जो हैं बार बार एक ही पॉइंट पे वो झगड़ा नहीं कर सकते हैं. ओके, अब कुछ रूल्स के बारे में जान लेते हैं कि प्लीडिंग का जो है फंडामेंटल रूल्स क्या है. इतना कुछ समझ में आया? कुछ डाउट है? हेलो जी. अच्छा अच्छा, मतलब ये अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है. अच्छा अच्छा, 1 मिनट. ओके, तो ऐसी कोई भी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बीच में ही रोक के बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मान लीजिए बीच में हम कुछ लगातार अच्छा अच्छा,
चलिए ठीक है। सो अब इसमें आगे देखते हैं कि प्लीडिंग का फंडामेंटल रूल्स क्या है। आप लोग नोट्स भी कर रहे हैं या बस सुन रहे हैं? हेलो। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। सो रूल। जी। हाँ हाँ। जी जी, मिल जाएगा। ओके। सो कुछ रूल्स है प्लीडिंग्स के। द इंग्लिश लॉ ऑफ प्लीडिंग हैज़ गॉट फोर फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग अपॉन विच ऑर्डर 6 of the Code of Civil Procedure Code is based, which set out as under। देखिए, जब आप सीपीसी में ऑर्डर 6 देखेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि किस तरीके से प्लेंट जो है ड्राफ्ट किया जाना है। एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट फैक्ट्स एंड नोट लॉ। प्लीडिंग में आप सिर्फ फैक्ट्स बताएंगे, कोई लॉ नहीं बताएंगे। इट मस्ट स्टेट ऑल मटेरियल फैक्ट्स एंड मटेरियल फैक्ट्स ओनली। सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स रहेगा। इट मस्ट स्टेट ओनली द फैक्ट्स ऑन विच द पार्टीज प्लीडिंग रिलाइज एंड नॉट द एविडेंस बाय विच दे आर टू बी प्रूव्ड। ना तो लॉ और ना ही एविडेंस के बारे में बताना है, आप सिर्फ फैक्ट्स बताएंगे। इट मस्ट स्टेट सच फैक्ट्स कंसाइजली बट विद प्रिसीजन एंड सर्टेनिटी। जो फैक्ट्स होगा वो कंसाइज होगा। कंसाइज मीन्स एक तरीके से कम शब्दों में होगा, लेकिन एक सही फॉर्मेट में होगा और सारी बातें उसमें लिखी होंगी। सो एक अच्छे प्लीडर को, अ गुड प्लीडर शुड बियर इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स इन रिलेशन टू अ प्लीडिंग। Describe the names and the place accurately and spell them correctly and adopt the same spelling throughout। आप प्लीडिंग में यह जरूरी है कि नाम, पता और इनका स्पेलिंग जो है सही लिखेंगे, तभी सही पार्टी के पास ये लेटर जो है पहुंच पाएगा। अगर आप गलत नाम पता लिख देंगे तो वो सही जगह पहुंचेगा नहीं, रिप्लाई आएगा नहीं। तो ये ज़रूरी है कि नाम, प्लेस और उसका स्पेलिंग जो है सही लिखें। वन शुड ऑलवेज अवॉइड द यूज ऑफ प्रोनाउन एज ही, शी, दिस, डैट। द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट should not be addressed by their names at some place and at some place by the word plaintiff and defendant. Call them throughout your pleading by expression the plaintiff and the defendant as the case may be। थर्ड पर्सन का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे ही, शी, दिस, डैट। उसका इस्तेमाल प्लीडिंग में नहीं करना होता है। आप इनिशियली जो है लिख सकते हैं उनका नाम, पता जब लिख देंगे। जब आप प्लेंट तैयार करेंगे तो प्लेंटिफ का नाम रहेगा, उनका एड्रेस रहेगा। में डिफेंडेंट का नाम रहेगा, उनका एड्रेस रहेगा। और उसके बाद आप जब भी उनको कॉल करना होगा फैक्ट्स के दौरान, तो आप डिफेंडेंट या द प्लेंटिफ करके ही आप उनको कॉल करेंगे फैक्ट्स में। वेयर वन हैज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू और मोर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, they can be referred to as the plaintiff Ramashankar or the plaintiff Hariharan as the case may be। जब भी आपके पास दो या दो से ज़्यादा प्लेंटिफ या डिफेंडेंट रहेंगे तो आप द प्लेंटिफ रामाशंकर, तो द प्लेंटिफ लिख के उनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको
पार्टीज को कॉल करना है, पार्टीज का नाम लिखना है प्लेंट में। ठीक है। A lawyer should allege all facts boldly and plainly। जो आपका फैक्ट्स रहेगा वो प्लेन रहेगा, उसमें कोई जार्गन का इस्तेमाल नहीं करना है। जार्गन मीन्स कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज, कोई स्पेसिफिक वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। मान लीजिए जैसे कि आप कोई लैटिन वर्ड या फिर कोई स्पेनिश वर्ड या फ्रेंच जो है, जो लॉ स्कूल्स में अक्सर सिखाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल फैक्ट्स के अंदर नहीं करना है, ध्यान रहे। He should use the language of the document और the act itself। डॉक्यूमेंट का ही लैंग्वेज होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंटेशन का लैंग्वेज होता है। एंड ही शुड नॉट इन्वेंट हिज ओन लैंग्वेज हाउएवर करेक्ट इट मे बी। एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिसी बिकम्स void in case the assured shall die of his own hand। सो मेनली आपको डॉक्यूमेंटेशन का ही वह लैंग्वेज जो है इस्तेमाल करना है। और एग्जाम्पल दिया गया है, नाउ इन दिस केस वाइल ड्राफ्टिंग द प्लीडिंग इंस्टेड द अश्योर्ड किल्ड हिमसेल्फ और ही कमिटेड सुसाइड, प्लीड दैट द अश्योर्ड डाइड ऑफ हिज ओन हैंड। एक एग्जाम्पल दिया गया है, ऑफ द पॉलिसी बिकम्स void इन केस द अश्योर्ड शैल डाई ऑफ हिज ओन हैंड। यानी कि पॉलिसी जो है वॉइड हो जाता है अगर जो इंश्योरेंस लेने वाला है वो अपने आप को खत्म कर लेता है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये नहीं है कि आप शॉर्ट में ये लिख दे रहे हैं द अश्योर्ड किल्ड हिमसेल्फ या फिर कमिटेड सुसाइड। आप डॉक्यूमेंटेशन के लैंग्वेज में या लीगल लैंग्वेज में किस तरीके से लिखेंगे, द अश्योर्ड डाइड ऑफ हिज ओन हैंड। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाना चाहिए। A lawyer should allege all facts boldly and plainly. He should avoid its if and buts as far as possible. Complex sentence should also be avoided. Complex sentence नहीं बनाना है और ifs और but का इस्तेमाल नहीं करना है। फैक्ट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद प्लीडिंग should be divided into separate paragraphs and as far as possible only one fact should be contained by one paragraph, embodying all necessary particulars in the pleading। एक पैराग्राफ में एक ही फैक्ट होना चाहिए। ठीक है, आप उसको पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हैं। एक पैराग्राफ में एक ही फैक्ट होगा। ठीक है, एवरी प्लीडिंग शैल बी साइंड बाय द पार्टी एंड हिज एडवोकेट। इफ द पार्टी इज अनेबल टू साइन द प्लीडिंग इट मे बी साइंड बाय हिज एजेंट। जो भी प्लीडिंग होगा उसको पार्टीज और एडवोकेट दोनों साइन करेंगे। अगर पार्टी नहीं है तो उनका कोई एजेंट साइन कर सकता है, लेकिन वो जनरली ऐसा नहीं होता है। हमेशा जब भी प्लीडिंग तैयार होगा, प्लेंट तैयार होगा या ये आपका रिटन स्टेटमेंट तैयार होगा तो दोनों तो पार्टीज जो है उस पर साइन करेगी और एडवोकेट का भी साइन रहेगा। एवरी प्लीडिंग शेल बी वेरीफाइड बाय द पार्टी और पार्टीज। जब आपका प्लेंट तैयार हो जाएगा तो उसके नीचे एक वेरिफिकेशन बनता है। ठीक है, और वो पार्टीज द्वारा उसको वेरीफाई किया जाएगा कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ इस प्लेंट में वो मेरे जानकारी में है और सही है। वेरिफिकेशन कैन ऑल्सो बी मेड बाय एनी अदर पर्सन इफ एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ प्लीडिंग। इन केसेस वेयर कॉर्पोरेशन इज अ पार्टी, प्लीडिंग may be verified by the secretary or the director or any other principal officer of that corporation who is able to dispose the facts of the case। अगर पार्टी जो है कोई कॉरपोरेशन है तो उसको वेरीफाई कौन करेगा, या तो सेक्रेटरी करेगा या फिर कंपनी का डायरेक्टर करेगा। ठीक है, इन वेरिफिकेशन क्लोज वन शुड डिनोट
according to the numbers of paragraph, what he verified out of his own knowledge and what he verified upon the information received and believed on it. आपने वेरिफिकेशन में अगर आपने प्लेंट देखा हो तो लिखा होता है कि पैरा 1 to 8 are within my knowledge and 9 to 12 are based upon the information received. सो इस तरीके से वेरिफिकेशन में लिखा जाना चाहिए कि कौन कौन से पैराग्राफ हैं जो कि प्लेंटिफ ने अपने खुद के नॉलेज से किया है और कौन कौन से वे पैराग्राफ हैं जिन्होंने इंफॉर्मेशन मिला है चाहे एडवोकेट से या किसी और से, उस पर उन्होंने विश्वास करके उन्होंने अपना वेरिफिकेशन दिया है। और अल्टरनेटिव प्ली होता है लास्ट में कि ये प्लेंट का ही पार्ट है, वेरिफिकेशन का पार्ट नहीं है। अल्टरनेटिव प्ली में ये होता है कि कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई ऐसे कि जो हमारी डिमांड है उसके साथ साथ जो कुछ भी आप चाहें, जो कुछ भी आप ठीक समझें, वो आप हमें डिफेंस में वो आप हमें रिलीफ दिलाएं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर अब ख़त्म करते हैं और कल जो है हम प्लेंट का और ये प्लेंट तैयार करेंगे और उसका ऑन टाइम हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके। नोट्स आपको मिलेगा बाद में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि नोट्स आप खुद बनाएं, ये सब तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आप लोग खुद नोट, हाँ जी वो आपको मिल जाएगा। हाँ हाँ वो आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। और कुछ पूछना चाहते हैं? ओके ओके, चलिए ठीक है। ओके ओके, थैंक यू।